हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसक क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बाइपेरेंटल प्रोसेस है, हमने डिस्कस कर लिया था। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और साथ ही साथ गैमेट्स का फ्यूजन भी देखने को मिलता है। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और जाइगोट के टाइम पे जो सेल डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं, जो डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है बेटा, वो है माइटोसिस सेल डिवीजन। एक और चीज़ देखिए बेटा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जितने भी प्रोजेनीज फॉर्म होते हैं वो सारे पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्लोन्स जो होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। जैसे पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, वैसे ही ऑफस्प्रिंग का भी जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सिमिलर होता है। तो वहां पर हमें वेरिएशंस भी देखने को नहीं मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम। प्यूबर्टी एज लिखी थी बेटा हमने। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि गोनाड्स हैं वो हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, या फिर जो है फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं जब गोनाड्स, ठीक है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी एज डिफरेंट हो सकती है हर एक इंडिविजुअल में। जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती है। बॉयज के अंदर जो है 10 to 14 ईयर्स की एज है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल में वेरी भी कर सकती है बेटा। गर्ल्स के अंदर भी हमने एज लिखी थी। तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जब प्यूबर्टी स्टेज होती है, तो हमारे जो गोनैड्स होते हैं वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मेल है, मेल के लिए जो मेलनेस के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होता है तो बॉडी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वही लिखने वाले हैं बेटा हम कि बॉयज में प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा इसमें, वेट, ठीक है, लिखते हैं बेटा इसमें चेंजेस seen in the boys at the time of puberty। ठीक है, क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज के अंदर। ठीक है, क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के टाइम बॉयज के अंदर। तो इसमें हम लिख लेते हैं बेटा क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेलनेस के लिए हार्मोन है। ठीक है, और इससे बॉडी में काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं बेटा हम ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर या फिर बियर्ड एंड मस्टैक। ठीक है, बियर्ड एंड मस्टैक। सेकेंड, हेयर्स इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, प्यूबिक हेयर्स क्या है बेटा, लोअर एब्डोमिनल हेयर्स। क्लियर। थर्ड लिखते हैं बेटा ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। ठीक है, जो शोल्डर होते हैं उनकी ब्रॉडनेस देखने को मिलती है।
वॉइस बिगिन टू क्रैक। तो ये सारे कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज के अंदर, जैसे फेशियल हेयर विड्थ, जैसे फेशियल हेयर की ग्रोथ देखने को मिलती है, बियर्ड दाढ़ी मूछें देखने को मिलती है बेटा, बियर्ड एंड मस्टैच, ठीक है। हेयर्स इन द आर्मपिट में हेयर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ लोअर एब्डोमिनल एरिया जो होता है बेटा, जिसको बोलते हैं हम प्यूबिक एरिया, वहां पर भी हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो वॉइस होती है वो लाउड हो जाती है ना। डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल भी देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और, है ना, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ लाउड वॉइस, और यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल, ठीक है। जो एडम्स एप्पल है, ठीक है, थ्रॉट में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक प्रोटर्बेंस है, ये देखने को मिलता है प्यूबर्टी के टाइम पे, जिसकी वजह से वॉइस लाउड हो जाती है ना। शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉड जाते हैं, आर्मपिट में हेयर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ बियर्ड एंड मस्टैच भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉयज और गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे। हमने अलग अलग एज लिखी है प्यूबर्टी की, तो आप इन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लिखते हैं कि जो गर्ल्स हैं उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमने लिखा पहले कि प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज़ के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसके बाद में हम लिखेंगे कि गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा हेडिंग में चेंज कर लेना, दोबारा से लिखना हेडिंग को, ठीक है। यहाँ पे बॉयज़ की जगह गर्ल्स कर लेना, चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमने बॉयज़ के अंदर चेंजेस लिखे थे, ऐसे ही गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स एंड थाइज, ठीक है, थाइज और हिप्स एरिया जो होता है उसकी ब्रॉडनेस देखने को मिलती है गर्ल्स के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ में प्यूबिक हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है गर्ल्स के अंदर। जो प्यूबिक हेयर है, लोअर एब्डोमिनल पे हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ में ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, ग्रोथ देखने को मिलती है ब्रेस्ट की। फोर्थ, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ निप्पल एट द टिप्स, ठीक है। तो जो निप्पल की स्किन है उसकी डार्कनेस देखने को मिलती है बेटा
ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स एंड थाइज, ये हमने डिस्कस कर लिया। प्यूबिक हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है, ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ निप्पल की जो स्किन होती है उसकी डार्कनिंग देखने को मिलती है ना। वॉइस जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट वॉइस, क्लियर। तो ये सारे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे। और साथ ही साथ में एक और लिख लेते हैं, गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है उनके अंदर, एग्स का डेवलपमेंट और रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं, इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हमें देखना है बेटा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। लिखेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। क्या डिफरेंस है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स which helps to produce germ cells और gametes, ठीक है, is called primary reproductive ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, जो कि जर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो गैमेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, इज कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम बात करें इन द केस ऑफ मेल, है ना, मेल के अंदर क्या होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन बॉयज क्या है बेटा, टेस्टिस, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है बॉयज के अंदर, टेस्टिस। और अगर हम बात करें गर्ल्स की तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल या फिर गर्ल्स इज ओवरी, ठीक है, या फिर यहाँ बॉयज की जगह यहाँ लिख लो बेटा मेल, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के अंदर क्या है, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर ओवरी। तो मेल के अंदर टेस्टिस जो कि
वन पेयर की फॉर्म में होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी जो कि वन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो टेस्टिस जो होते हैं वो मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओवरी। ये दोनों ही जर्म सेल या फिर गैमेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब गैमेट्स क्या क्या बनते हैं तो आपको पता है बेटा कि टेस्टिस जो होते हैं वो क्या किसका प्रोडक्शन करते हैं, ये करते हैं स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है। जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं और जो ओवरी होती है वो किसका प्रोडक्शन करती है, एग सेल का प्रोडक्शन करती है। और एग सेल क्या है, एक गैमेट। ऐसे ही ये स्पर्म सेल क्या है, एक गैमेट, ठीक है। तो ये स्पर्म और एग से एग जो है दोनों ही सेल है, दोनों ही गैमेट है, दोनों ही जर्म सेल है और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। दोनों फर्टिलाइज होते हैं तब जाके एक जाइगोट बनता है, एक एम्ब्रियो बनता है या फिर एक फीटस या फिर एक न्यू बॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम लिखेंगे कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होती है। इसके बाद में लिखेंगे हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। फर्स्ट लिखा हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंड लिखेंगे हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। तो डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए दोनों में, कई बार एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ लेता है। तो द ऑर्गन्स या द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स which helps to conduct and nourish the gametes are called secondary रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो अगर लिखें कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है मेल के अंदर, तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल के अंदर क्या क्या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि गैमेट्स को कंडक्ट, ठीक है, आगे पास करने में या फिर जो गैमेट है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो जैसे मेल के अंदर स्क्रॉटम है, ये भी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। साथ ही साथ में पेनिस, ठीक है, पेनिस भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक सेकेंडरी। साथ ही साथ में जो वास एफरेंट है या वास एफरेंशिया है,
ठीक है, ये भी एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर? वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, ये भी एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। साथ ही साथ में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, है ना, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, वो भी सारी कैसी हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, मेल के अंदर क्या है? क्लियर? तो जो कंडक्ट करते हैं और जो नरिश करने में हेल्प करते हैं गैमेट्स को, उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी आपको लिखना जरूरी है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने इधर लिखा है कि मेल के अंदर क्या क्या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ऐसे ही फीमेल के अंदर क्या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ इसको रफ करके, आप यहाँ पर लिख लेना साथ के साथ इसके नीचे। मैं ऊपर वाला पार्ट इसको रफ करके लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसके नीचे लिखना, स्पेस कम है इधर, इस वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल। फीमेल में क्या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं? तो जैसे वेजाइना है, ठीक है, यूट्रस है। क्लियर बेटा? सर्विक्स है। तो ये सारे कुछ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से, जैसे ओविडक्ट है। ओविडक्ट को कई बार लिखा होता है बेटा फैलोपियन ट्यूब, तो एक ही चीज है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल के अंदर और मेल के अंदर क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। हमने एग्जाम्पल भी साथ में लिख लिए हैं, ताकि अगर इससे क्वेश्चन बनता है, आपको दे देता है कि इनमें से आपको ऑप्शन देके पूछ लेता है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से है या फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है इनमें से, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, सही आंसर लगा सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, हमने देख लिया कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। इसके बाद में हम लिखेंगे कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लिखेंगे प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो लिख लेते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो फर्स्ट लिखेंगे इसमें हम, ठीक है, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? कैरेक्टर्स that distinguish a male from a female are called primary sex characteristics। ठीक है, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एग्जाम्पल लिखे, इन मेल
मेल के अंदर जैसे क्या है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जैसे टेस्टिस है, पेनिस है बेटा, स्क्रॉटम है, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें फीमेल के अंदर क्या है, तो जैसे वेजाइना है, ओवरीज है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स है। या फिर जैसे यूट्रस, तो यूट्रस भी एक प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर क्या होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं, एक मेल को फीमेल से अलग करने का काम करती है, उसे बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स, जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। अपनी टेस्टिस है, टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे ही जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज एग सेल का प्रोडक्शन करती है जो कि एक फीमेल गैमेट है और उसके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो जो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं जो कि एक मेल को फीमेल से अलग करते हैं। मेल के अंदर जैसे टेस्टिस, पेनिस और स्क्रोटम प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ही फीमेल के अंदर वेजाइना, ओवरीज और यूट्रस प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तो समझ में आया प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या है। इसके बाद में हम लिखेंगे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मेल के अंदर क्या क्या है और फीमेल के अंदर क्या है, ठीक है। तो इनको भी एग्जाम्पल आप अच्छे से लिखना। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लिखते हैं कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो लिखते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को, ठीक है, क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स विच develop later on during puberty period is called secondary sex characters, ठीक है। तो जैसे लिखे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन मेल, तो जैसे बियर्ड एंड मोस्टैक, ऐसे ही लिखते बेटा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल। फीमेल के अंदर क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, तो जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, या ब्रेस्ट की ग्रोथ देखने को मिलती है ना, साइज इंक्रीज होता है। तो ये एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है फीमेल के अंदर। तो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। मेल के अंदर दाढ़ी मूछें देखने को मिलती है, ऐसे ही फीमेल के अंदर ब्रेस्ट की ग्रोथ देखने को मिलती है सेकेंडरी कैरेक्टर्स की फॉर्म में। तो कैरेक्टर्स जो कि प्यूबर्टी के बाद डेवलप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। तो हमने देख लिया बेटा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। ऐसे ही देखा हमने कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए।
ठीक है बेटा, इसके बाद में हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम comprises of फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? तो बेटा काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे पेनिस, दूसरा है बेटा टेस्टिस, ठीक है। इसके बाद में थर्ड है सेक्स ग्लैंड्स या फिर एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो एसोसिएटेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। थर्ड है वास डेफरेंस। इसके बाद में फोर्थ है वास एफरेंट, ठीक है। फिफ्थ है बेटा स्क्रॉटम। सिक्स्थ है इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। तो हमने काफी सारे नाम लिखे, जैसे पेनिस, टेस्टिस, सेक्स ग्लैंड्स, वास डेफरेंस, वास एफरेंट, स्क्रॉटम, इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो है एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये सारे नाम हमने लिखे। फर्स्ट लिखा हमने पेनिस, फिर टेस्टिस, फिर सेक्स ग्लैंड्स, फिर वास डेफरेंस, वास एफरेंट, स्क्रॉटम, इजैक्यूलेटरी डक्ट और एपिडाइमिस, जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे पार्ट्स आते हैं, है ना। इन्हें ही हमें डिस्कस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, जो कि मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस। वेट, तो यहाँ पे लिखते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्स्ट डाल के टेस्टिस, ठीक है। पिंक सॉफ्ट ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है ये। कैसी है? ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। पिंक है कलर में, सॉफ्ट और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। टेस्टिस इज लोकेटेड इन अ सैक लाइक, या फिर लिखते हैं ब्रैकेट में हम पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रॉटम, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम। इसके बाद जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के चारों ओर कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो कवरिंग लिखेंगे बेटा हम आउटर मोस्ट covering of testis is tunica vaginalis, ठीक है। एंड
the inner covering of testis is tunica albuginea। ठीक है, जो टेस्टिस है बेटा वो दो कवरिंग से कवर होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस, और जो इनर कवरिंग है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो स्क्रॉटम के अंदर, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये पिंक है कलर में, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ओवल शेप की होती है। और जो एल्बुजिनिया है जो कि इनर लेयर है, इसकी इनर कवरिंग है, इसकी इन ग्रोथ, ये जो बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसकी जो इन ग्रोथ है टेस्टिस के अंदर, वो उसको लोब्यूल्स में डिवाइड करती है, अलग अलग लोब्स में डिवाइड करती है। तो आगे लिखेंगे पॉइंट, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, कुछ पॉइंट और लिखते हैं और इसका आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं हम। इन ग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज कॉल्ड सेप्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेप्टी या सेप्टा। ठीक है, डेट डिवाइड टेस्टिस इनटू 200 to 300 लोब्स। ठीक है, और यही जो सेप्टे हैं ये टेस्टिस को अलग अलग लोब्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम आगे डायग्राम देखेंगे। Each lobe of testis has supercoiled tubes is called seminiferous tubules। ठीक है, अब ये जो हर एक जो लोब है इसके अंदर बहुत सारी कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स। ठीक है, ये जो जर्मिनल लेयर है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन से सेल्स हैं, तो कुछ सेल्स के नाम लिखेंगे जैसे बेटा हम, जैसे लीडिंग सेल है ना, और जैसे होती है बेटा दूसरी इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल। इसके बाद में थर्ड है, इसको बोलते हैं हम सर्टोली सेल और सपोर्टिंग सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल और सपोर्टिंग सेल। ऐसे ही लीडिंग सेल को और क्या नाम देते हैं, तो इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजेनिक सेल, और सर्टोली सेल, और दूसरा नाम क्या है इसका, सपोर्टिंग सेल। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि इनर लेयर थी, इसकी इन ग्रोथ टेस्टिस के अंदर टेस्टिस को डिफरेंट सेप्टी में डिवाइड कर देती है और डिफरेंट लोब्स में डिवाइड कर देती है। तो 200 to 300 लोब्स देखने को मिलते हैं और हर एक लोब के अंदर बहुत सारी कुछ कॉइल्ड सुपर कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जर्मिनल लेयर के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिनका डिफरेंट फंक्शन है, हम आगे डिस्कस करेंगे और डायग्राम भी देखेंगे टेस्टिस का। तो लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल, इसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजेनिक सेल, ऐसे ही सर्टोली सेल और सपोर्टिंग सेल। तो बेटा आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे, इसके बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।